हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, यूपी पीसीएस के साथ साथ आरओ एआरओ और खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षाओं के लिए जीएस पेपर 1 का ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया गया है। तो इसमें जो प्रश्न आपको मिलेंगे वो बिल्कुल यूपी पीसीएस के लेवल से मिलेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब यूपी पीएससी जो है बिल्कुल यूपीएससी के पैटर्न पर चल रहा है, और जिन लोगों ने पीसीएस 2019 की प्री की परीक्षा दी थी तो उनको पता चल गया होगा कि अब जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी बदले हुए उनको मिल रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बिल्कुल नए पैटर्न के मुताबिक ही कुल मिला के जितने भी प्रश्न होंगे उसको करेंगे डिस्कस। और एक बात और बता दें कि ये जो प्रश्न हैं वो आपकी अन्य परीक्षाओं में भी बहुत अधिक हेल्प करेंगे। अगर आप खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आरओ एआरओ की तैयारी में लगे हुए हैं, या फिर अदर एग्जाम्स लाइक आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो भी ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। और इसमें जो फैक्ट होते हैं, देखिए यूपी पीसीएस का जो वीडियो होता है वो थोड़ा डीप में होता है, ठीक है। लेकिन जो फैक्ट आपको बताए जाते हैं तो ये तो डिसाइड कोई नहीं कर सकता कि अमुक फैक्ट सिर्फ अमुक परीक्षा के लिए है। तो हर वीडियो जो जीएस का होता है वो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर इसे बनाया गया है यूपी पीएससी के लिए, इसका मतलब ये होता है कि हम हर टॉपिक को इन डेप्थ में काफ़ी गहराई में जाकर स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये प्रैक्टिस सेट नंबर है 5। अब तक हम लोग 4 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुके हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से करेंगे स्टार्ट। महिलाओं को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने के लिए फेसबुक का वी थिंक डिजिटल प्रोग्राम, ये फेसबुक इंक ने शुरू किया था वर्ष 2019 में। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि फेसबुक इंक ने वी थिंक डिजिटल प्रोग्राम किन संस्थाओं के सहयोग से शुरू किया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 4 विकल्प हैं। अगर सही जवाब आपको पता है तो पहले से ही आप उसका जवाब अपने मन में रख लें, और अगर वो जवाब सही होता है तो अच्छी बात, गलत होता है तो फिर एग्जाम में वो गलत नहीं होगा। इसलिए जब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसका सही ऑप्शन आप पहले से ही डिसाइड कर लें। तो फिलहाल वी थिंक डिजिटल प्रोग्राम ये फेसबुक इंक के द्वारा शुरू किया गया था, और इसमें राष्ट्रीय महिला आयोग और साइबर पीस फाउंडेशन की सहायता से फेसबुक इंक ने इसकी शुरुआत की थी वर्ष 2019 में, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था इंटरनेट पर लैंगिक असमानता को कम करना, जो जेंडर गैप होता है। तो जेंडर गैप इक्वलिटी के लिए ये जो प्रोग्राम है वो शुरू किया गया था और 2019 में स्टार्ट किया गया था। कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड और बिहार में 1 लाख महिलाओं को इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि वी थिंक डिजिटल प्रोग्राम का आगाज किस राज्य से किया गया था। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि वी थिंक डिजिटल प्रोग्राम जो कि फेसबुक ने शुरू किया था, सबसे पहले भारत के किस राज्य में इसे शुरू किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये जरूर याद रखना कि वी थिंक डिजिटल प्रोग्राम फेसबुक का जो प्रोग्राम था इसकी शुरुआत हुई थी उत्तर प्रदेश में। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, तो इसके बारे में भी एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ या ये कब बना। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय महिला आयोग, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन्स, तो भारतीय संसद द्वारा 1990 में 1990 में पारित एक्ट के तहत इसका जो गठन किया गया था वो हुआ था 10 जनवरी 1992 को, ठीक है। 10 जनवरी 1992 को इसका गठन किया गया था। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। अच्छा, एक बात और भी, यह एक सांविधिक निकाय है, ये भी आप याद रखना। और यह जो सिस्टम है यह स्वतः संज्ञान या शिकायत के आधार पर महिलाओं के जो संवैधानिक हित होते हैं और उनको जो कानूनी सुरक्षा मिल सकती है उसको ये लागू करती है। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है, क्या आप जानते हैं? तो ये हैं रेखा शर्मा। 2018 से ये अभी भी एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। उत्तर प्रदेश में जनवरी 2020 से लागू मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत किसान की मृत्यु की स्थिति में कितनी सहायता राशि प्रदान की जाती है। तो उत्तर प्रदेश में जनवरी 2020 से लागू है, लेकिन इसको जो है प्रभावी किया गया है 14 सितंबर 2019 से। यानी कि अगर कोई किसान या फिर कोई बटाईदार है, तो आप देखते होंगे गांव में क्या होता है कि किसान जिनके पास खेत अधिक होता है उनको वो
तो खेतों को वो बटाई पर रख देते हैं। तो जो बटाईदार है वो भी इस योजना के द्वारा सिक्योर किए गए हैं और ये प्रभावी हुआ है 14 सितंबर 2019 से। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 21 जनवरी 2020 को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, इसमें क्या है कि अगर किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसे 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। कितने? 5 लाख रुपए। लेकिन अगर किसान दिव्यांग हो जाता है, उसका अंग भंग हो जाता है, तो उसे 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी अगर वो दिव्यांग होता है तो। ठीक है, तो डेथ होने पर 5 लाख और दिव्यांग होने पर 2 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। और एलिजिबिलिटी क्या है इसमें? जो किसान की उम्र होनी चाहिए वो 18 से 70 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। तो ये सारे फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसने जीता है? अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2020, और जीता किसने है? इन्होंने जीता है। तो ये कौन है? ये है रानी रामपाल। रानी रामपाल जो कि इंडियन हॉकी टीम की क्या है? कैप्टन है। ठीक है, इंडियन हॉकी टीम की क्या है? ये कैप्टन है रानी रामपाल। अच्छा, एक बात और भी याद रखना कि पूरी दुनिया में ये पहली महिला हॉकी प्लेयर हैं जिन्होंने इस अवार्ड को जीता है। और मिताली राज कौन है? इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन है। तो ये दोनों बातें आप याद रखना। फिलहाल रानी रामपाल ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीत लिया है। आपको बता दें कि इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए। वहाँ पर अब बहुत सारी क्विजेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों सब्जेक्ट में ऑर्गेनाइज की जा रही हैं और आपको वहीं पर बहुत आप इंजॉय करेंगे। सही जवाब देने पर और गलत जवाब देने पर दोनों ही कंडीशन में आपको सही जवाब भी तुरंत मिल जाता है और इस तरीके से आपका जो रिवीजन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाता है। तो आप ज़रूर ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल को। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो सर्च कीजिए स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर। कुष्ठ रोग उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार के बारे में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार तो देखो 1951 यानी कि 1951 में एक संस्था स्थापित की गई थी और इसको नाम दिया गया था गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन। क्या नाम दिया गया था इसको? गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1951 में और उसके बाद 1986 में गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन ने स्थापना की थी अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार की। यानी कि ये जो पुरस्कार है वो 1986 से दिया जाता है और ये जो पुरस्कार है वो ये भी याद रखना कि 2 साल में एक बार दिया जाता है। और 2020 का ये जो पुरस्कार है वो प्रदान किया गया है डॉक्टर NS धर्मसक्तु को। ठीक है, डॉक्टर NS धर्मसक्तु। अगर हम बात करें सर डेविड एटनबरो के बारे में तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर डेविड एटनबरो ये भी एक बड़े पुरस्कार से सम्मानित हैं और एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो सर डेविड एटनबरो के बारे में क्या आपको याद आ रहा है? जी हाँ दोस्तों, सर डेविड एटनबरो को 2019 का कब का? वर्ष 2019 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। किसको किया गया था? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार सर डेविड एटनबरो को। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। अब यहाँ पर आता है एक नाम और भी, ऑप्शन सी में है यूसुफ जमील। यूसुफ जमील तो इन्हें भी आपको याद रखना होगा। अभी एक पुरस्कार दिया गया था पेन गौरी लंकेश पुरस्कार जिसको इन्होंने जीता था, पेन गौरी लंकेश पुरस्कार। तो यहाँ पर जो पेन है इसको आप कलम वाला पेन मत समझना। ये जो पेन है ये पोयम, ई स्टैंड फॉर एसे एंड एन इज फॉर नॉवेल। तो पेन गौरी लंकेश पुरस्कार 2019-20 के जो विजेता हैं वो हैं यूसुफ जमील। तो तीनों जो ऑप्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। 3 क्वेश्चन बन सकते थे लेकिन फिलहाल एक ही क्वेश्चन में, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपके दिमाग को ये बताऊं कि आपने बहुत कम पढ़ा है लेकिन आपके दिमाग में बहुत सारे फैक्ट होने चाहिए। तो अपने दिमाग में आप ये बात रखिएगा कि आप बहुत परिश्रम नहीं कर रहे हैं। अगर आप ये सोच लेंगे कि हम यार बहुत मेहनत कर रहे हैं तो आप ऐसे ही थक जाएंगे। आप ये सोचो कि बस 10 मिनट का वीडियो है, वॉच करते हैं और हमें बहुत सारी नई जानकारी मिल जाएगी। और जब भी कोई चीज़ नई सीखा करो तो उसके बारे में सोचा भी करो, लिखा भी करो। एक बार सुन लेने से आगे बढ़ जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो चीज़ आपको फिर भूल जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि लेक्चर को
याद रखना है तो कम से कम एक बार दो बार, जैसे कि एक बार अभी देख लिया, 10-12 मिनट का ही लेक्चर है और इससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो क्या आप 10-12 मिनट दोबारा नहीं दे सकते? बिल्कुल आपको देना चाहिए, लेकिन तुरंत नहीं। एक बार अभी देख लिया, एक बार कल या परसों में देख लो, ठीक है? तो फैक्ट जो होगा वो आपके दिमाग में छप जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2020 की थीम क्या है? अब यहाँ पर देखो दो क्वेश्चन बनेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है और इसकी थीम क्या है? तो फ्रेंड्स ये हमेशा याद रखना कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। और पहली बार इसे यूनेस्को के द्वारा 17 नवंबर 1999 को घोषित किया गया था। यानी कि जो संस्था इसे आयोजित करती है वो है यूनेस्को। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, क्या आप बता सकते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन कर रहा हूँ, कई बार बता चुका हूँ। और एक बात और याद रखना कि वर्ष 2000 से इसे नियमित रूप से 21 फरवरी को ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब चौथा पॉइंट यहाँ पर बनेगा कि 2020 की थीम क्या है? तो थीम है लैंग्वेज विदाउट बॉर्डर्स। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फसल बीमा योजनाओं के नए रूप को मंजूरी प्रदान कर दी है। फसल बीमा योजनाओं की मौजूदा केंद्रीय सब्सिडी की प्रीमियम दर को वर्ष 2020 की खरीफ फसल, अच्छा एक बात और कि रबी की जो फसल होती है और खरीफ की जो फसल होती है दोनों को आप याद रखना। रबी की जो फसल होती है ये गेहूं की फसल होती है, जाड़े की जो फसल होती है उसे रबी की फसल कहते हैं, और धान की फसल यानी कि बरसात में जो फसल बोई जाती है उसे कहते हैं खरीफ की फसल। तो रबी की फसल जो होती है वो गेहूं के साथ होती है, खरीफ की फसल धान के साथ होती है। तो क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फसल बीमा योजनाओं के नए रूप को मंजूरी प्रदान की है। फसल बीमा योजनाओं की मौजूदा केंद्रीय सब्सिडी की प्रीमियम दर को वर्ष 2020 की खरीफ फसल से यानी कि धान की फसल से 50% घटाकर सिंचित क्षेत्रों में कितना किया जाएगा? तो सही जवाब इसका क्या बनेगा? जी हाँ, ऑप्शन ए ये होगा 25%। ये जरूर याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, ग्राम न्यायालय अधिनियम ये कब लागू हुआ था? अभी हाल ही में चर्चा में रहा, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझेंगे। ग्राम न्यायालय अधिनियम कब लागू हुआ? 1 अक्टूबर 2009 या फिर 2 अक्टूबर 2009? तो सारे विकल्प 2009 के हैं, सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन 2, यानी कि 2 अक्टूबर 2009 को यह अधिनियम लागू हुआ था। तो ग्राम न्यायालय अधिनियम के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने ग्राम न्यायालय की स्थापना से संबंधित एक याचिका की सुनवाई के दौरान देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ग्राम न्यायालयों की स्थापना न किए जाने पर असंतोष व्यक्त किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने ग्राम न्यायालयों की स्थापना के संबंध में जवाब न देने वाले राज्यों, जिसमें असम है, चंडीगढ़ है, गुजरात है, हरियाणा है, ओडिशा है, पंजाब, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल, इन राज्यों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया क्योंकि इन्होंने ग्राम न्यायालय की स्थापना अब तक नहीं की है। इसके साथ ही न्यायालय ने राज्यों को 1 माह के भीतर ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने और इस संबंध में अधिसूचना जारी कर न्यायालय को सूचित करने का आदेश भी दिया था। तो यही वजह है कि ये क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया कि ग्राम न्यायालय अधिनियम कब लागू हुआ था, और ये 2 अक्टूबर 2009 से लागू हुआ था। तो आखिर ग्राम न्यायालय क्या है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, देश के आम नागरिकों तक न्याय व्यवस्था की पहुंच को बढ़ाने और प्रत्येक नागरिक को देश के न्यायिक तंत्र से जोड़ने के लिए ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत ग्राम न्यायालयों की स्थापना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। और इस व्यवस्था के अंतर्गत राज्यों को ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें पंचायत स्तर पर दीवानी या फौजदारी, जिसको सिविल या क्रिमिनल कहते हैं, इस सामान्य मामलों जिसमें अधिकतम सजा 2 वर्ष की होगी में सुनवाई कर नागरिकों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराया जा सके। और 1986 में 114वें विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ग्राम न्यायालय की अवधारणा प्रस्तुत करते हुए ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना की सिफारिश की थी। और उसके बाद समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए राज्यसभा ने 15 मई 2007 को ग्राम न्यायालय अधिनियम का मसौदा प्रस्तुत किया था और यह कानून 2 अक्टूबर 2009 से लागू है। ठीक है, तो सारा डिटेल में मैंने आपको बता दिया ताकि जो फैक्ट हैं वो आपके दिमाग में रहें
और ये एक चर्चित मुद्दा है, तो इस पर क्वेश्चंस बन भी सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? चर्चा में क्यों है ये भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये बताइए कि ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन सी, दैट इज 1997। ठीक है, तो 7-8 फरवरी 2020 को मुंबई में ई गवर्नेंस पर 23वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये 23वां सम्मेलन था जो कि 2020 में आयोजित हुआ। कहाँ पर हुआ था? मुंबई में। तो ये क्वेश्चन तो यहीं पर बनता है कि ई गवर्नेंस पर 23वां सम्मेलन 2020 में कहाँ पर आयोजित हुआ? जवाब होगा इसका मुंबई में। ठीक है, और इस सम्मेलन में डिजिटल तकनीक के उपयोग से शासन में परिवर्तन, अवसर और चुनौतियां, ये थीम रखी गई थी। तो ये फैक्ट आप बिल्कुल याद रखना, और इसी वजह से ये क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल किया गया। अब यह है आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न। बताइए कि दक्षिण अफ्रीका में आयोजित आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2020 में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया? अकबर अली, रवि बिश्नोई, यशस्वी जायसवाल, प्रियम गर्ग। सही जवाब है ऑप्शन सी, दैट इज यशस्वी जायसवाल को। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा मॉडल पेपर और उसकी पूरी व्याख्या, और उम्मीद करता हूँ कि छोटे छोटे सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए कोई भी सेशन आप लोग छोड़ा मत करो। हर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। अगर आपका कोई फ्रेंड भी तैयारी कर रहा है तो उसको भी बताइए चैनल के बारे में, उन्हें भी ले आइए चैनल के बारे में। ये आपका परिवार है और इसकी देखभाल करना ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल से। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट फिर से है कि सब्सक्राइब कर लें, और आपने क्योंकि पूरा वीडियो देखा इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।